Very good evening, students. I hope that my screen is properly visible. Okay, so continue with your yesterday's classes. That is, this one, right? About your question paper. चलो बच्चों, तो अब अगला क्वेश्चन आपका आता है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 49. अबाउट दिस वन इज, इनमें से कौन सी आपकी ट्रेड ब्लॉक नहीं है बच्चे? ट्रेड ब्लॉक मतलब विच इज नॉट ओरिएंटेड विद द ट्रेड ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स जिसे हम कहते हैं, ट्रेड से जो मैटर नहीं करती है आपकी, उसके बारे में बताना है बच्चे. सार्क मीन साउथ एशियन एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉर्पोरेशन. शार्क यस है बच्चे आपका, सार्क जो है आपका दैट इज अ पार्ट 1. नाफ्टा बच्चे भी आपकी है, और एशियन दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. ये तीनों के तीनों बच्चे आपकी ट्रेडिंग है. अगर आपको पता हो, इसमें थोड़ा सा एक कॉमन सेंस भी लग सकता था. अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर किस चीज का चल रहा है? नाटो को ज्वाइन का चल रहा है. ओके, अगर नाटो एक ट्रेडिंग ही होती तो क्या उससे पहले ये ट्रेड नहीं कर सकता? क्या यूक्रेन, ब्रिटेन और जो बाकी बची कुछ कंट्रीज है, बेसिकली बच्चे मोर कंट्रोल इसका ब्रिटेन का है. ओके, अपार्ट फ्रॉम ब्रिटेन, यूएस, इन सब से अलावा क्या ये रशिया यूक्रेन को केवल ट्रेड करने के लिए मना करेगी कि नहीं ट्रेड कर रहे हो इस वजह से हम तुम्हारे साथ वॉर क्रिएट करेंगे? नो बच्चे, जो आपका नाटो है ना, दैट इज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट मींस इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन बोथ द कंट्रीज ऑफ योर, यहाँ पे आपका ऐसे करके आपकी कंट्रीज, दैट इज अटलांटिक ओशन, राइट. तो यहाँ पे आपका कनाडा, यूएसए, और यहाँ पे आपकी जितनी भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, इन सब का बच्चे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड नहीं सॉरी, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है ये. सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन को कहते हैं आपका नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. मीन नॉर्थ अटलांटिक, नॉट द साउथ. साउथ का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे मतलब है इसका नॉर्थ से खाली, ठीक है, कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सो अब बेसिकली आपका जो नाटो है ये किससे रिलेटेड है? नाटो इज रिलेटेड टू द सिक्योरिटी, ठीक है. सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है आपकी अटलांटिक, जो नॉर्थ अटलांटिक वाली कंट्रीज है उनको. मतलब जो भी इसकी मेंबर स्टेट होगी, इसका मतलब ये है जो भी इसकी मेंबर स्टेट बनेगी, जो भी कंट्री बनेगी, अगर कल को उसके ऊपर वॉर होता है, उसको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी की सारी कंट्रीज मिलके उसका सॉल्यूशन निकालेंगी. समझ रहे हो? इट टॉक्स अबाउट द सिक्योरिटी, डज नॉट टॉक अबाउट ट्रेड. ट्रेड से रशिया को क्या प्रॉब्लम है? रशिया के लिए तो भाई तुम यूक्रेन है, किसी के साथ भी ट्रेड करो. बट यस, अगर नाटो में अगर यूक्रेन इनका हिस्सा हो जाता, इफ यूक्रेन विल बी अ पार्ट ऑफ नाटो, देन यूएसए के लिए एंड ब्रिटेन के लिए, जो कि बहुत बड़े बच्चे क्या हैं इसके, जो इनका सबसे बड़ा कंपटीशन है, वो दोनों स्टेट हैं ये, राइट. ए बच्चे, यू कैन नॉट कॉल इट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किंग कॉन्ग, दैट्स क्वाइट रूड, राइट. इट्स नॉट अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. चलो, अपार्ट फ्रॉम दिस, इनके साथ बेसिकली क्या होगा बच्चे, अगर यूक्रेन को ये नाटो, यूक्रेन ज्वाइन कर लेता, तो एक्सेसिबिलिटी जो होती है ना, एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी आपकी रशिया के लिए. किनकी? इन कंट्रीज की, यूएस की और ब्रिटेन की. अब वो बच्चे इजीली अपना कैंप वगैरह यूक्रेन में बिठा सकते हैं, राइट. कैंप बिठा लेंगे, अपने वॉरशिप्स लेके आ जाएंगे यहाँ पे, जिससे क्या होगा, कल को वो मॉस्को पे अटैक कर सकते हैं. मॉस्को इज द कैपिटल, राइट. तो इससे एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी. एंड यूक्रेन क्या करता है बच्चे, यूक्रेन जो है ना, मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी इसकी एक स्टोरी है. दिस इज योर वेस्टर्न यूरोप, दिस इज योर यूक्रेन, and then this is your, it's your Russia. Okay, so what happen is, जो आपका वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, इनके लिए यूक्रेन को पहले अपना कंट्रोल में लाना पड़ेगा, तभी ये रशिया के पास जा पाएंगे. इसी वजह से वो कंपेल कर रहे थे नाटो को ज्वाइन करने के लिए. समझ रहे हो? एंड आपका जो यूक्रेन था वो नाटो ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा ईगर था कि हाँ हमें नाटो ज्वाइन करनी है. बट अगर यूक्रेन बच्चे
इनके साथ आ जाता, नेटो का अंदर आ जाता, तो नेटो का स्ट्रेंथ कहां तक बढ़ जाती, यहां तक बढ़ जाती पूरे यूक्रेन, और यूक्रेन के जस्ट बाद आपका रशिया आता है, तो क्या होता, रशिया के लिए इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट। तो इट इज अ काइंड ऑफ बफर जोन, ये इसके लिए बफर जोन है। इस वजह से रशिया किसी भी हालत में यूक्रेन को नाटो को देना नहीं चाहता है। चलो, वी डोंट वांट टू गो इनटू द पॉलिटिक्स, बट द करेक्ट आंसर इज बच्चे नेटो, बिकॉज इट इज अ सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। ये बच्चे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप इजीली इसको पता लगा सकते थे। ठीक है, नॉट अ बिग क्वेश्चन। ओके, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 50 विच टॉक्स अबाउट योर, इनमें से कौन सा है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज कोलैबोरेटेड टू बिल्ड अ पावर प्लांट एट कुंडलकुलम। अब बच्चे डेफिनेटली अभी तो एक जगह है आपकी, अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ जीके। ठीक है, जो आपका कुंडकुलम है, यहाँ पे कौन सी कंट्री ने वहां पे लाइक कोलैबोरेट किया था, कोलैब का मतलब होता है बच्चे मिलना, लाइक कोलैबोरेट किया था कहाँ पे पावर प्लांट बनाने के लिए, कुंडनकुलम में, दैट इज जो बच्चे रशिया। कौन सा पावर प्लांट है आपका, न्यूक्लियर पावर प्लांट वहां पे उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 51, सॉरी 51, यस 51। इट टॉक्स अबाउट बच्चे, दैट इज इनमें से आपकी ETH Zurich spin-off Synhelium is targeting to bring the solar aviation fuel to the market। बच्चे एक्चुअली बात हो रही थी एयर इंडिया को ज्वाइन करने की, इसी वजह से क्वेश्चन यहाँ पे आया है। पहले आपका एयर इंडिया फर्स्ट बनने वाला था इसको ज्वाइन करने के लिए, ओके, बट एयर इंडिया नहीं था फर्स्ट। कौन सा था आपका, दैट इज योर स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन, जिसने इसके साथ काम किया है, कोलैबोरेट किया था। ओके, बातें चल रही थी एयर इंडिया की, बट किया किसने सबसे पहले, दैट इज योर स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस। ओके, तो काफी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई इंडिया का क्वेश्चन पेपर है तो डेफिनेटली कोई ना कोई एयरलाइंस इंडिया की होगी, बट बच्चे इट वाज अबाउट टू, बट किया किसने आपके, दैट इज स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस ने। ओके, दैट इज द ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, दैट इज दी which state share the highest proportion of population to the national total population। इन सब स्टेट्स में बच्चे सबसे सेकेंड नंबर पे आपकी कौन सी पॉपुलेशन की आती है, बच्चे डेफिनेटली फर्स्ट इज योर यूपी, सेकंड इज योर महाराष्ट्र, थर्ड इज योर बिहार। तो सेकंड पूछा है इसने, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपके पास आंसर भी है इसका सामने सामने। ठीक है, आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अगेन पहला वाला क्वेश्चन भी बच्चे करवाया हुआ था आपको, सेकंड क्वेश्चन भी कराया हुआ है। इनमें से कौन सी कंट्री की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, राइट। ग्रोथ रेट मींस इट कैन बी योर पॉजिटिव, बर्थ रेट, डेथ रेट प्लस माइग्रेशन, बोथ ऑफ दीज थिंग्स, राइट। इन तीनों से मिलकर आपका ग्रोथ रेट निकलती है, तो वो सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में बच्चे, दैट इज योर अफ्रीका। अफ्रीका की जो ग्रोथ रेट है इट इज द हाईएस्ट, राइट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चे पैदा भी होते हैं और मरते भी हैं, राइट, दैट इज द रीजन। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 54। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बच्चे इनमें से कौन सा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी का मेजरमेंट नहीं है। ओके, इनमें से कौन सा नहीं है पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर बच्चे आपने एनसीईआरटी बुक कभी देखी होगी, एनसीईआरटी बुक के अंदर में खासकर आपकी इंडिया वाली जो है, ओके, जिसमें इंडिया की जो सेकंड बुक है आपकी 12th क्लास की, उसमें अगर आप खोल के देखोगे तो उसमें आपका पॉपुलेशन डेंसिटी की टाइप्स दे रखी है। ओके, एंड एट द सेम टाइम इट्स क्वाइट इजी ऑल्सो। ठीक है बच्चे, द फर्स्ट इज योर अरिथमेटिक, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, सेकेंड वन इज योर 54 कर रहे हैं बच्चे हम। ओके, सेकेंड इज योर फिजियोलॉजिकल, अगेन एग्रीकल्चरल, एब्सोल्युटली करेक्ट। अरिथमेटिक का मतलब होता है बच्चे नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, द टोटल। अरिथमेटिक नाम से ही पता चल जाना चाहिए, टॉक्स अबाउट द नंबर। ठीक है, सेकेंड आपका है फिजियोलॉजिकल, मीन्स एरिया के अकॉर्डिंग, इट कैन बी योर एनी पर्टिकुलर एरिया। थर्ड वन इज जो बच्चे एग्रीकल्चरल, मीन्स रिलेटेड टू योर एग्रीकल्चर। कौन सा रहेगा आपका केवल एक, दैट इज योर जियोमेट्रिकल। बच्चे जियोमेट्रिकल का मतलब आप समझते हो, जिसको इसका मतलब पता होगा उसको इसका आंसर आता होगा। जियोमेट्रिकल मीन्स योर स्क्वायर, मीन्स 2 4, समझ रहे हो, 2 का स्क्वायर 4 4, 2 का
4 का स्क्वायर 16, 16 का 32, 32 का 64, ऐसे ऐसे करके बढ़ना बच्चे, डबल डबल बढ़ना। ओके, दिस इज योर जियोमेट्रिकल वन। तो पॉपुलेशन डेंसिटी जियोमेट्रिकल तरीके से थोड़ी बढ़ती है, वो अरिथमेटिक तरीके से बढ़ती है, फिजियोलॉजिकल और एग्रीकल्चरल, ये 3 टाइप की आपकी मेजरमेंट होते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के। कभी पॉपुलेशन डेंसिटी ऐसी नहीं है 2 से 4 हो जाएगी, 4 की 8, 8 की 16, 16 की 32, 32 की 64, फिर 128, ऐसे कभी नहीं बढ़ती बच्चे। राइट, इट इज इन नंबर्स। वो नंबर्स कैसे भी हो सकते हैं, ऊपर नीचे कैसे भी हो सकते हैं। राइट, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 55। फॉर द क्वेश्चन नंबर 55 बच्चे, which population, which stage of population transition means demographic transition theory, आपकी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी की बात की जा रही है। बर्थ रेट इज हाई, आपका बर्थ रेट बच्चे हाई है, ठीक है, एक मिनट हम इसको बना देते हैं। राइट, दैट इज योर बर्थ रेट इज हाई प्लस द नेचुरल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज रैपिड। इसका मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब बच्चे आपको मैं एक डायग्राम दिखाती हूँ, यहाँ पे आपका जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का डायग्राम है, ऐसे ही आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ वन। ओके, बट आई एम सो सॉरी फॉर द रॉन्ग ड्रॉइंग, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड योर स्टेज 4। थोड़ा सा गलत हो गया, स्टेज 2 आपका, एक मिनट मैं फिर से बनाती हूँ इसे। चलो, आई जस्ट होप फिर अच्छे से बन जाइए। ठीक है, थोड़ा बहुत सही है। ओके, चलो, स्टेज 1 बच्चे, स्टेज 2, स्टेज 3। आई एम प्रिटी गुड इन एक्सप्लेनिंग द थिंग्स। ओके, ये ड्राइंग थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, दो आई एम फ्रॉम ज्योग्राफी बैकग्राउंड, बट थोड़ा बच्चे ऊपर नीचे हो जाती है मेरे से ड्राइंग्स वगैरह। ओके, आपने देखा होगा मेरा इंडिया कैसा ही बनता है, राइट। सो बच्चे, आपका स्टेज 1 जो था वो क्या था, पॉपुलेशन भी, सॉरी, बर्थ रेट भी हाई थी और आपकी डेथ रेट भी हाई थी। पहला वाला जो स्टेज था आपका डेमोग्राफिक का, राइट, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। दिस इज द नंबर ऑफ ईयर्स एंड दिस इज योर बर्थ रेट एंड योर डेथ रेट, ठीक है, ये उसका है। तो बच्चे, आपकी फर्स्ट स्टेज में आपकी बर्थ रेट भी हाई थी, आपकी डेथ रेट भी हाई थी, ठीक है। सेकेंड स्टेज में आपकी देखो, आप यहाँ देखोगे आपकी डेथ रेट कितनी ट्रेमेंडसली डिक्रीज हुई है, बट बर्थ रेट फिर भी कम हुई है। इसका मतलब बर्थ रेट वॉज स्टिल हाई एंड देयर वॉज अ डिक्लाइन ऑफ द डेथ रेट। एंड बच्चे, यही पीरियड वो था जहां पे आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। बताऊंगी कैसे। थर्ड इज योर बर्थ रेट भी कम होने लगी और डेथ रेट तो ऑलरेडी कम हो ही रही थी। और चौथे वाले में आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट बच्चे दोनों ही कम थी और लगभग बराबर हैं। ये आपका फोर्थ है, ठीक है। सेकेंड स्टेज क्या था आपका, ट्रिमेंडस पॉपुलेशन इंक्रीज करने का। ओके, वेरी हाई बर्थ रेट बट अ डिक्रीज इन दी डेथ रेट। तो क्या हुआ, बर्थ रेट हाई है, पैदा बहुत हो रहे हैं, मर कम रहे हैं, तो बच्चे क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी। एंड दिस इज व्हाट इट टॉक्स अबाउट द एक्सप्लोजन इन द पॉपुलेशन। दिस इज योर स्टेज 2। स्टेज 2 था आपका जहां पे पॉपुलेशन ट्रेमेंडसली बढ़ रही थी। व्हाई, बिकॉज द बर्थ रेट वॉज प्रिटी हाई बट द डेथ रेट वॉज लो एंड दिस गैप क्रिएट्स द इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ओके, I hope it's clear to everyone, but that is the correct answer for this one is the stage 2. ठीक है, moving to the next question. Which one of the following is the push factor for the people to migrate? We already talk about this one. Push मतलब जो धक्का देते हैं। War, definitely yes बच्चे। Lack of jobs, yes. Natural disaster, yes बच्चे। Fragile health, fragile health मतलब आपकी तबीयत खराब रहे ना आपका। अब आप मेरे को बताओ, जब लोगों का माइग्रेट करना ही होता है तो फ्रेगाइल हेल्थ की अगर हम बात करें, फ्रेगाइल हेल्थ तो बच्चे कहीं पे भी हो सकती है इंसान की, समझ रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि गांव वाले लोगों को ही केवल लाइक डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, शहर वालों को नहीं होती। गांव वालों को केवल कैंसर होता है, शहर वालों को नहीं होता। गांव वालों का लंग्स फेलियर होता है, शहर वालों का नहीं होता है। या छोटे छोटे शहर वालों का लाइक अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, बड़े शहर वालों को नहीं होती है। तो बच्चे, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। फ्रेगाइल हेल्थ कैन बी, इट कैन बी एनीवेयर। अगर फ्रेगाइल हेल्थ ही एक रीजन है, फिर तो आई डोंट थिंक यूएस के अंदर एक भी इंसान मरना चाहिए था बीमारी से, right? So these are the push factors. The war is a push factor, lack of job is a push factor, and the natural disaster is a push factor. For the question number 56 बच्चे, the correct answer is your D.
1, 2 and 4, right? Very simple one. Moving to the next. ओके, कल ही हमने बच्चे डिस्कस किया था आपका लीनियर सेटलमेंट क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर लाइन के सहारे. रोड एब्सोल्युटली करेक्ट, पोस्ट यस, रेलवे यस, रिलीजियस प्लेस नो, एयरपोर्ट नो. 1, 2 एंड योर 4. अब बच्चे देखो यहाँ पे कहा है 1, 2, 3 नो, 1, 3, 4 नो, 1, 2, 4. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ओके बच्चे, एयरपोर्ट तो आपका हमेशा गोल होता है. कोई देखा आपने सीधा वाला एयरपोर्ट? एयरपोर्ट का ट्रैक जरूर सीधा होता है, बट एयरपोर्ट अपने आप में पूरा गोल होता है. सेम इज रिलीजियस प्लेस. बच्चे, रिलीजियस प्लेस के पास चीजें नेबुलर फॉर्म में बनती हैं, हमने पढ़ा था अभी जस्ट रिसेंट क्लास में हमने पढ़ा था, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 एंड 4. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज which one of the following method uses the aerobic method of mechanical composting? ओके बच्चे, मतलब आपका बेसिकली जो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको कंपोज करने का काम कहाँ पे था बच्चे? आपका एरोबिक तरीका. एरोबिक तरीका जो था बच्चे, दैट इज योर इंदौर, और एनारोबिक तरीका था आपका बैंगलोर का. ठीक है बच्चे, एक तरीके होते हैं बेसिकली. एरोबिक मीन्स होता है आपका विदाउट ऑक्सीजन, आई गेस. एरोबिक, एनारोबिक, आई थिंक बच्चे दोनों में एक जगह पे ना ऑक्सीजन का फर्क होता है. ठीक है, अब लाइक थोड़ा ज्यादा मैं साइंस बैकग्राउंड की नहीं हूँ, बट दिस इज व्हाट द डिफरेंसेस. आई थिंक एरोबिक या एनारोबिक. आई थिंक बच्चा आपका एरोबिक जो होता है यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, राइट? दिस इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोबिक मीन्स द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. या दोनों को थोड़ा सा उल्टा कर लेना, ठीक है, बट दिस इज द डिफरेंस बेसिकली. दैट इज एनारोबिक आपका बैंगलोर का है, ठीक है, और एरोबिक आपका इंदौर का है. ओके चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन बच्चे. Cities with population between 1 to 5 million are termed as. Important question. अब आप लोगों को क्या लगता है इसका बच्चे? वैसे करेक्ट आंसर जो है इसका, दैट इज योर मेट्रोपॉलिटन. ओके, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फॉर द क्वेश्चन 59. I want to tell you the increase of population with the different types of towns or the cities. ठीक है बच्चे, जैसे जैसे आपका एरिया बढ़ता है वैसे वैसे आपकी चीजें बढ़ती हैं. वेट अ सेकेंड. ओके तो बच्चे, अब आपका क्या होता है? सबसे पहले 1 मिनट में इसको थोड़ा सा और छोटा करना चाहूंगी ताकि आपको प्रॉपरली मैं दिखा सकूं थोड़ा सा. ठीक है, ओके. सबसे पहले बच्चे आपकी क्या कंडीशन बनती है? दैट इज योर डिस्पर्स्ड, राइट? सबसे पहले लोग डिस्पर्स्ड होके, 1 मिनट, लेट मी टेक द ब्लू रेड पेन, थोड़ा ज्यादा ही कर देती हूँ. चलो, सबसे पहले आपका क्या बनता है बच्चे? दैट इज योर डिस्पर्स्ड. ठीक है, डिस्पर्स्ड होती है सबसे पहले. डिस्पर्स के बाद कौन सी आती है आपकी? विलेज बनता है, या फिर आप हैमलेट कह लो. ठीक है, इसके बाद आपका हैमलेट बनता है ना, हैमलेट आता है. फिर आपका कौन सा आएगा? दैट इज योर विलेज, है ना. विलेज के बाद क्या आता है बच्चे? आपका स्मॉल टाउन. स्मॉल टाउन के बाद आपका आता है बच्चे लार्ज टाउन. छोटा कस्बा, बड़ा कस्बा. ठीक है, अब बड़े कस्बे के बाद क्या आता है आपका? टाउन हो गया. टाउन के बाद अगला पार्ट क्या आता है आपका? सिटी बच्चे, स्मॉल सिटी जिसको आप कहते हैं. ओके, सिटी और दी स्मॉल सिटी. ठीक है, इस स्मॉल सिटी के बाद आपकी आती है बच्चे, दैट इज योर लार्ज सिटी. ठीक है, इस लार्ज सिटी के बाद आपका क्या आता है? दैट इज योर विच वन? योर मेट्रोपॉलिटन. मेट्रोपॉलिटन जिसे हम कहते हैं, मेट्रोपोलिस या फिर मेट्रोपॉलिटन. मेट्रो सिटीज जिसे हम कहते हैं. चलो मेट्रो सिटीज लिख देती हूँ. ठीक है, देन वी हैव कॉर्नरवेशन. जब आपकी 1 से 2 मेट्रो सिटी मिलती है तो बच्चे कॉर्नरवेशन बनाती है. एंड देन वी हैव इज योर मेगा सिटीज. ओके, आई होप ये आपको दिख रहा होगा साफ साफ. अब फिर वापस से लिखते हैं आपकी इसी चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में. ठीक है, जो आपका अभी मैंने लिखा, आई गोना राइट दिस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, और एट द सेम टाइम हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे भी. मेगा सिटीज, कॉर्नरवेशन,
मेट्रो सिटीज और योर मेट्रोपोलिस, लार्ज सिटी, स्मॉल सिटी, लार्ज टाउन, स्मॉल टाउन, फिर क्या था बच्चा आपका, दैट इज योर विलेज, देन वी हैव इज योर हैमलेट एंड योर डिस्पर्स्ड। ठीक है, चलो अब इन सबके पॉपुलेशन पढ़ लेते हैं कि इनकी पॉपुलेशन कितनी कितनी होती है सबकी। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बच्चे जो आपकी मेगा सिटीज होती है ना, मेगा सिटीज की पॉपुलेशन होती है मोर देन 10 मिलियन। 10 मिलियन का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन में कितने लोग होते हैं बच्चे, 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख। समझ रहे हो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, इसका मतलब 10 मिलियन इक्वल्स टू 100 लाख। ठीक है, इट इज मोर देन 10। सेकेंड इज योर कॉनरवेशन। कॉनरवेशन में बच्चे कितना होता है आपका, 3 से लेके 10 तक, कितना मिलियन, 3 to 10 मिलियन। मेट्रो सिटीज आपका होता है बच्चे 1 to 3 मिलियन। ठीक है, मेट्रो सिटीज में होता है 1 से 3 मिलियन। अगला 1 मिलियन से लेके बच्चे आपका 3 लाख, नॉट 30 लाख बट 3 लाख, यही 30 लाख है। 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब बच्चे 10 लाख, 10 लाख से लेके 3 लाख तक के लोग इसमें होते हैं आपके लार्ज सिटी में। अगला 3 लाख से लेके कितने तक का, 1 लाख तक का। ठीक है, किसमें होते हैं, स्मॉल सिटी में होते हैं। ओके, फिर आपका आता है बच्चे लार्ज टाउन। लार्ज टाउन कितना होता है, 1 लाख से लेके 20,000 तक, 20,000 किसमें होता है, लार्ज टाउन में। स्मॉल टाउन में कितना होता है बच्चे आपका, दैट इज 20,000 to 10,000, सॉरी 1000 बेसिकली, नॉट 20,000 बच्चे, 1000 से लेके 20,000 तक इसकी पॉपुलेशन होती है। 1000 से लेके बच्चे 100 तक लोग किसमें होते हैं आपके, विलेज में होते हैं। 100 से लेके 10 तक लोग होते हैं आपके हैमलेट में। और बच्चे लेस देन 10 या फिर 1, 2, 3 मतलब 10 से भी कम घर या 10 से भी कम लोग आपके डिस्पर्स्ड में होते हैं। समझ में आया, इट मीन्स आपका वहां पे पूछा 1 to 5, 1 से 5 मिलियन। अब आपकी मिलियन वाली पॉपुलेशन देखो बच्चे कहां पर है, ये रहा, 3 to 10 मिलियन यहाँ पे, एंड 1 to 3 मिलियन आपका मेट्रो सिटीज में होता है। अब आप बोलोगे मैम इट इज 1 to 5, बच्चे 1 to 3 आपका एक स्टैंडर्ड निकाला गया है, इससे पॉपुलेशन मेट्रो सिटीज की बढ़ भी जाती है, बिकॉज पॉपुलेशन इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया। ठीक है, इट इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। आपका पॉपुलेशन ही केवल इकलौता क्राइटेरिया नहीं होता मेट्रो सिटीज के लिए, बट हाँ एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, तो 1 से 3 स्टैंडर्ड वाइज, बट वो 1 से 5 भी बढ़ सकता है। तो ये किसका होता है आपका बच्चे, दैट इज मेट्रो सिटीज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 16। ओके, मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, अब इसमें क्या बोला गया बच्चे आपका, देखो क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया गया थोड़ा सा। लेट मी जूम दिस। अ कंट्री हैड अ पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ वाइड बेस, वाइड बेस मींस बड़ा बेस, एंड अ वाइड टॉप। वाइड टॉप मतलब टॉप भी वाइड है, बेस भी वाइड है, ऑलमोस्ट ऐसा। ठीक है, 30 साल पहले, मतलब इस पूरे को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है इस लाइन का। ठीक है, अब कितना है बच्चे उसके पास, नाउ इट हैज अ वाइड बेस। अब उसके पास वाइड बेस है, बेस उसका वाइड है, बट अ नैरो टॉप, नैरो टॉप पतला टॉप है। ओके, इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका मतलब ये है, मैं आपको बताती हूँ।
तीन टाइप के आपके पॉपुलेशन पिरामिड होते हैं। ओके, यू हैव 3 टाइप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड। बेसिकली इसका आपको कहते हैं एज सेक्स पिरामिड भी कहते हैं इसे, ठीक है, या इन टोटल इट्स योर पॉपुलेशन पिरामिड। 3 तरह का होता है बच्चे। पहला आपका आता है एक्सपेंडिंग, दूसरा आपका आता है कांस्टेंट, और तीसरा आपका आता है डिक्लाइनिंग। एक्सपेंडिंग में क्या होता है आपका, इन द एक्सपेंडिंग वन यू हैव द वाइड बेस, मींस बर्थ रेट बहुत ज्यादा होती है और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, केवल हाई, ये बच्चे आपकी उम्र है, ठीक है, दिस इज योर एज। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है पॉपुलेशन कम होती जाती है, मतलब पैदा बहुत हो रहे हैं बट डेथ रेट भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हाई एज मतलब 70 साल तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। दिस इज योर एक्सपेंडिंग वन, ठीक है। सेकंड आपका आता है बच्चे दैट इज योर कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या होता है आपका, लाइक दिस, ठीक है, ये आपका कांस्टेंट होता है, मतलब जितना बर्थ रेट है उतना ही डेथ रेट है। ओके, द बर्थ रेट इज नॉट द इक्वल्स टू, हाँ बच्चे एक्चुअल में इसको इक्वल ही बोलते हैं। बेसिकली आपका जो बर्थ रेट है वो इक्वल टू होता है डेथ रेट के, मतलब जितना पैदा होते हैं उतने मरते भी हैं, बट एक एज पे आके मरते हैं। समझ रहे हो, ये नहीं है यहाँ से पैदा हुए तो बढ़ते जा रहे हैं तो मरते जा रहे हैं, नहीं, मतलब पैदा भी कम होते हैं और मरते भी कम है। दैट इज योर कांस्टेंट वाला, मतलब पॉपुलेशन में ना तो इंक्रीज है ना तो डिक्रीज है। जैसे बच्चे आपका नाम हो गया इसका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वहां की पॉपुलेशन बच्चे मोर और लेस कांस्टेंट है। क्यों है, बिकॉज बर्थ रेट भी कम है और लोग मर भी कम रहे हैं एज पे जाके, आगे जाके, ठीक है। थर्ड वन इज योर डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग में बच्चे क्या होता है आपका, ऐसा होता है डिक्लाइनिंग वाला, मतलब आपका बेस नैरो होता है, ठीक है, ज्यादा मोटा बेस नहीं होता। देखो आपका बेस इसका बच्चे ऐसे होता है, ऐसा कर्व शेप का, मींस बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही कम है। एक्सपेंडिंग में दोनों ज्यादा होते हैं, बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है, इसमें दोनों बराबर होते हैं। और डिक्लाइनिंग वाले में पैदा भी कम हो रहे हैं और मर भी कम रहे हैं। द कंट्री इज लाइक योर जापान। जापान की बच्चे बर्थ रेट बहुत कम है, एट द सेम टाइम जापान के लोग 105 110 साल तक जी के जाते हैं, क्योंकि वहां की डेथ रेट भी कम है। आई होप नाउ यू गेट द वर्ड्स, राइट। सो एक्सपेंडिंग में बच्चे क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है बट लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होती है। क्या, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्यों, बिकॉज ज्यादा लोग जो हैं वो ज्यादा उम्र तक नहीं जी पाते, 70 साल ही हार्ड होता है जीना। इंडिया की बच्चे एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है दैट इज योर 68.7 ईयर समथिंग करके, ओके, जिसमें से आदमियों की 67 ऑन एन एवरेज है और लेडीज की 69 है इंडिया के अंदर, ठीक है। और जबकि अगर आप फॉरेन कंट्रीज की बात करो तो वहां पे बच्चे ऑन एन एवरेज 70 साल तो बहुत कम है, कि 70 साल तो ऐसे 70 साल पे ही वहां के लोगों को जवान माना जाता है। दिस इज द लाइक कंडीशन ऑफ द अनदर कंट्रीज, राइट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो हियर व्हाट इज द करेक्ट आंसर। इसमें बोल रहे हैं बच्चे आपका बेस क्या है, बेस बड़ा है और टॉप नैरो है, मतलब पॉपुलेशन क्या है आपकी, एक्सपेंडिंग है। एक्सपेंडिंग है मतलब बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट भी हाई है, इसका मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, लो है, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। आंसर नंबर सी। Okay, this is your correct answer. Moving to the next one. Which one of the following is not a reason for the growth of the cities? शहरों का बढ़ना में कौन सा एक पर्टिकुलर फैक्टर है जो कारण नहीं है बच्चे। अमेनिटीज एंड फैसिलिटीज डेफिनेटली यस, हायर फैसिलिटीज और बेटर फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज डेफिनेटली यस। सर्विस सेंटर मीन्स टर्शरी, राइट, टर्शरी एक्टिविटीज अगेन यस। ग्रीन स्पेसेस, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है बच्चे, ग्रीन फील्ड से ना 2-3 मतलब निकल के आते हैं। एक तो आपका ग्रीन एरिया शहर में होना जरूरी है बच्चे, बट रीजन नहीं है सिटीज के ग्रोथ का। काफी कंट्रीज ऐसी जिनमें ग्रीन स्पेस है ही नहीं, समझ रहे हो आप। लाइक ग्रीन स्पेस का मतलब होता है बच्चे, पार्कों को आप ग्रीन स्पेस नहीं बोलोगे, पार्क वगैरह गार्डन वगैरह बहुत छोटे छोटे होते हैं। ग्रीन स्पेसेस मतलब बड़ी बड़ी आपकी ग्रीन स्पेसेस, बड़े बड़े आपके लाइक घासें वगैरह होना शहर के आसपास में। दिस इज नॉट अ रीजन, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है, ओके। चलो ओके, अगला आपका आता है बच्चे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इंडियन प्लानिंग सिस्टम। अगर बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाएगा तो इसका आंसर वो ऑटोमेटिकली निकाल सकता है, ओके। अगर इस वाले में थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कोई भी तो। बच्चे डेवलपमेंट प्लानिंग डेफिनेटली यस। डेवलपमेंट मतलब क्या होता है आपका विकास, विकास करने के लिए तो काम हो ही रहा है ना, डेफिनेटली यस। डिसेंट्रलाइज, आप समझते हो बच्चे डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है
अब आप मुझे बताओ इंडिया का सिस्टम कैसा है। इंडिया में क्या होता है बच्चे, चीजें सेंटर से स्टेट जाती हैं या फिर स्टेट से सेंटर आती हैं। आप बताओ मुझे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु इज वाचिंग दिस, यू गाइस टेल मी स्टूडेंट्स, क्या होता है इंडिया के अंदर। ओके, सो 4 आर वाचिंग हियर। तो बच्चे बताओ अब मेरे को, इंडिया का सिस्टम क्या होता है, सेंटर से स्टेट जाता है या स्टेट से सेंटर आता है। आप बोलोगे मैम बोथ, डेफिनेटली सारे बच्चे बोथ बोलेंगे, है ना। बट बच्चे मेजोरिटी इसमें होता है कि सेंटर जो होता है वो चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में, समझ रहे हो। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम द सेंटर टू द आउटर एरियाज इज एब्सोल्युटली करेक्ट प्रेगिक, दैट इज योर, दिस वन इज कॉल्ड अ डिसेंट्रलाइजेशन। मीन्स सेंटर से डी हो रहा है, डी मीन्स दूर जाना, सेंटर स्टेट को चीजें दे रहा है। एंड एक्चुअल में बच्चे इंडिया की प्लानिंग डिसेंट्रलाइज प्लानिंग ही होती है। अगर इंडिया की प्लानिंग डिसेंट्रलाइज प्लानिंग नहीं होती तो आई डोंट थिंक पंचायत नाम का वर्ड कभी आ पाता। क्या होता है, सेंटर, सेंटर से स्टेट, स्टेट से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका आता है विलेज, है ना। तो हमारी कंट्री को बच्चे डिसेंट्रलाइज करने के लिए ही ये पंचायत सिस्टम आपका आया। सेंटर पे पीएम कंट्रोल करता है, स्टेट पे सीएम करता है, डिस्ट्रिक्ट में डीएम करता है और विलेज में आपका कौन करता है, पंच ना, पंचायत जिसे क्या कहते हैं हम, पंचायत वगैरह जो आपकी होती है गांव पे। तो बच्चे दिस पर्टिकुलर थिंग इज द स्प्रेडिंग द पावर और द डिवीजन ऑफ पावर, डिवाइड करना, ये इंडिया का रूल है बच्चे। हमारे स्टेट में कोई चीज आई है वो जगह सब जगह लागू होगी, ऑल ओवर द इंडिया, गांव से गांव तक, शहर से शहर तक। So that is the yes, we have the decentralized planning, absolutely correct. Sectoral planning बच्चे definitely correct. Agricultural sector की अलग requirement है, industrial sector की अलग requirement है, tertiary की अलग है requirement. तो again we have the sectoral. कौन सा आपका left out रह गया, that is only your centralized planning. हमारी बच्चे centralized planning नहीं है, हमारी डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है। तो केवल आपके दो ऑप्शंस में दिक्कत हो रही थी, दैट इज योर decentralized or your centralized. So we have the decentralized planning but we do not have the centralized planning. Okay, chalo, moving to the next question, that is which one of the following is not a quantitative method for analysis of regionalization. Okay, बच्चे डेफिनेटली अगर आपने ये सारे के सारे मेथडों के नाम सुने होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। डिस्टेंस मेथड, यस, डिस्टेंस मेथड मतलब बच्चे इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। ओके, काई स्क्वायर मेथड बच्चे ये आपका स्टैटिस्टिकल मेथड है, ठीक है, काई स्क्वायर मेथड। ग्राफ थ्योरी अगेन दैट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट रीजन, राइट। सो विच वन इज द रिमेनिंग, the remaining one is your only one, that is your Thyssen polygon. Okay, chalo, moving to the next question, that is question number 64. ओके, 64 क्वेश्चन है बच्चे आपका। इसमें आपकी आती हैं कि एनवायरमेंटल इश्यूज इन रीजनल प्लानिंग and planning for sustainable development involves which of the following. ठीक है बच्चे, इसका मतलब ये है कि आपका एनवायरमेंट का रीजनल प्लानिंग, पहले तो रीजनल प्लानिंग एंड द प्लानिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको पार्ट नहीं करता है अपना। ओके, मतलब इनमें से बेसिकली कौन से उसके पार्ट हैं और द रिमेनिंग विल बी नॉट द पार्ट ऑफ दोस। ओके, फर्स्ट इज जो बच्चे इकोलॉजिकल अप्रोच, डेफिनेटली यस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अप्रोच, डेफिनेटली यस। तीसरा है बच्चे कॉलोनाइजेशन ऑफ कैलेस्ट्रियल और द सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है, बताऊंगी इसका मतलब क्या होता है। इरिवर्सिबल नेचर ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, बच्चे या तो आपको इसका मतलब पता हो तो आप इस ऑप्शन पे करेक्ट करो, अगर मतलब नहीं पता है आपको तो डेफिनेटली यू कैन नॉट गो विद द ऑप्शन नंबर 4। बच्चे इरिवर्सिबल का मतलब समझते हो, एक तो होता है आपका रिवर्स, काफी बच्चों ने इसको गलत किया है। रिवर्स का मतलब क्या होता है, जिसको आप रिटर्न कर सकते हो,
इसमें क्या लिखा है, इरिवर्सिबल नेचर ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब अगर एनवायरमेंट डिग्रेड हो गया तो हम उसको सुधार नहीं सकते हैं। इट इज इरिवर्सिबल, रिवर्स का मतलब होता है सही कर देना, ओके, एंड इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, यू कैन नॉट रिपीट दैट, यू कैन नॉट रिवर्स दैट। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट द करेक्ट वन, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट में पार्ट नहीं है बच्चे। Another one is your utilizing intergalactical bypass। बच्चे इंटरगैलेक्टिकल बाईपास का मतलब होता है आपकी गैलेक्सीज पे कंट्रोल कर लेना, ओके, आपके एंटायर सोलर सिस्टम पे कंट्रोल कर लेना, यूनिवर्स पे कंट्रोल कर लेना। क्या ये कहता है आपकी चीजें? नहीं कहता है। अगला आपका आता है कॉलोनाइजेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। बच्चे इस वर्ड का मतलब है कॉलोनाइजेशन, वर्ड आपको ऑफेंड कर रहा होगा सुनने में, बट व्हाट डज दिस वर्ड रेफर्स टू? कॉलोनाइजेशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज का मतलब है बच्चे सीइंग दी अपॉर्चुनिटीज ऑन अनदर प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट्स पे सर्वाइवल अपॉर्चुनिटीज देखना। क्या ये ऑप्शन गलत है? डेफिनेटली नो, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर द मार्स, दैट्स व्हाई वी आर लुकिंग फॉर द मून। अगर ये चीज गलत ही है तो हमारे साइंटिस्ट, नासा वाले, इसरो वाले क्यों चांद पे जाते हैं? क्यों चांद पे जाके चेक करते हैं कि हम वहां पे जी सकते हैं या नहीं जी सकते? सो बच्चे दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 1, 2 and 3, द करेक्ट ऑप्शन इज योर ए, 1, 2 and 3। ओके, I hope it's clear to everyone. Okay, chal, moving to the next one, that is option number 65 बच्चे, sorry, question number 65, which talks about your, which one of the following is not an argument in favor of globalization, okay, as a means to curb regional imbalances? कि वो किस तरीके से बच्चे आपके रीजनल इम्बैलेंस को कर्ब करता है, कर्ब मीन्स प्रोटेक्ट करता है। ओके बच्चे, इंग्लिश वर्ड्स का मीनिंग पता होना ही आपको सही और गलत आंसर पे लेके जाता है हमेशा, राइट? सो इफ यू विल, काफी बच्चों ने इसका ऑप्शन 4 भी किया, यू नो, जहां पे 4 होगा आपका उसको काफी बच्चों ने टिक किया है। सी, लुक एट दिस क्वेश्चन पेपर इटसेल्फ, इट इज द 4th, क्योंकि उसको पता ही नहीं है इरिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, दैट इज, इनमें से बच्चे ग्लोबलाइजेशन क्या चीज है जिसको नहीं करता है? ग्लोबलाइजेशन इज अ मीन्स टू एंड ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है बच्चे दबाना, ओके, जैसे बड़ा देश जो है वो छोटे देश को दबाता है, बड़ा देश मतलब अमीर देश। ओके, सो यस, इट इज ट्रू, ग्लोबलाइजेशन इज अ मीन्स टू प्रिवेंट द फ्रेगमेंटेड एंड द अनमैनेजेबल वर्ल्ड। बच्चे, फ्रेगमेंटेड का मतलब होता है बिखरा हुआ, ये बिखरे हुए वर्ल्ड को एक साथ लेके आता है ताकि हर देश एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके, राइट, नॉलेज एक दूसरे में जा सके, सामान इधर उधर जा सके, आदमी इधर उधर जा सके। तो ये फ्रेगमेंटेशन मतलब बिखरेपन को इकट्ठा करता है। So that is again the good one. It is a means to promote the competition and deregulation. Absolutely correct बच्चे, ये competition करता है, competition between the different countries goods। ठीक है, लोग क्यों कहते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज है, इंडिया तगड़ा कंपटीशन दे सकता है वर्ल्ड को? व्हाई? बिकॉज दे हैव सीन ऑल दीज थिंग्स थ्रू ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आपके बाकी देश, बच्चे ग्लोबलाइजेशन का मतलब लोगों का जाना भी होता है। ओके, व्हेन द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस इज आल्सो ग्लोबलाइजेशन। क्यों लोग इंडिया को वर्ल्ड का एजुकेशन हब बोलते हैं? यू नो, सबसे स्मार्ट माइंड इंडिया के अंदर आते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन दे कम टू नो दैट द इंडियन पीपल्स आर वेरी इंटेलिजेंट। दिस इज द रीजन। और आप लोगों ने सुना होगा कि चाइनीज प्रोडक्ट लोकल होते हैं। कैसे पता चला? ग्लोबलाइजेशन के चलते पता चला। हमारी कंट्री में वो चाइनीज प्रोडक्ट आए, हमारी कंट्री में यूएस की प्रोडक्ट आए। सो व्हाट इट डज बच्चे, इट डज, इट इंक्रीज द कंपटीशन, राइट? कंपटीशन बढ़ा सामानों को लेके। अभी आप लोग कहते हो कि लाइक आपके जो एंड्रॉइड होते हैं, कितना कंपटीशन बढ़ गया, ओप्पो आ गया है, वीवो आ गया है, जियो का है, सैमसंग का है, आपके पास वेराइटीज हैं, आपके पास वेराइटीज हैं, बट उन सब कंपनीज के बीच में क्या है बच्चे? कंपटीशन है, राइट? सो यस, इट इंक्रीजेस द कंपटीशन। द ओनली ऑप्शन हियर इज, दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी, which talks about the globalization as a means to keep the deprived group away. Definitely no बच्चे, ग्लोबलाइजेशन आपके हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े देश को एक साथ करता है। यस, एट द सेम पॉइंट बच्चे, ग्लोबलाइजेशन एक्सप्लॉइट भी करता है, नो डाउट। दिस इज अ बैड वन, बट वो उसको डिप्राइव नहीं करता है, एक्सप्लॉइट करता है।
अफ्रीकन कंट्रीज, न जाने कितनी अफ्रीकन कंट्रीज हैं विच आर एक्सप्लॉइटेड बाय यूएसए इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, यू नो. चलो, मूविंग फ्रॉम दिस वन to your next question, that is question number 66. So the correct answer is option number D. Okay, after this बच्चे your question number 66, that is इनमें से अकाउंटेबिलिटी के लिए वर्ल्ड बैंक का गुड गवर्नेंस का इनमें से कौन सा एक प्रिंसिपल नहीं है. तो बच्चे डेफिनेटली इसके लिए तो आपको प्रिंसिपल्स उसके चेक करने पड़ेंगे, जो कि मैंने भी इंटरनेट पे चेक करे हैं, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज द सोशल अकाउंटेबिलिटी. बच्चे एडमिनिस्ट्रेटिव, अब बच्चे इसमें पता क्या होता है, ये देखो, या तो आप इंटरनेट पे चेक कर लो, जैसे कि जो ऑप्शन मेरे पास था. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे हुए हो तो आपको अपना स्मार्ट वर्क लगाना पड़ता है. सरकार का क्या काम होता है बच्चे, आप मुझे बताओ, किसी भी गवर्नमेंट का काम क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन देखना. एब्सोल्युटली करेक्ट, हाँ या ना. पार्टिसिपेशन मीन्स लोगों का पार्टिसिपेशन देखना. काम होता है या नहीं होता है? डेफिनेटली होता है. पॉलिटिकल बच्चे, डेफिनेटली गवर्नमेंट खुद पॉलिटिक्स से मिलकर बनती है, तो दैट इज योर पॉलिटिकल. ओके, एंड देन वी हैव इज दिस सोशल. बच्चे सोशल अकाउंटेबिलिटी लोगों के हाथ में होती है. सरकार, कोई सरकार नहीं कहती कि लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करो, लाइक गर्ल बॉय के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करो, अपर कास्ट लोअर कास्ट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करो, ठीक है, रिच एंड पुअर के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करो. नो गवर्नमेंट टॉक अबाउट दिस वन. हु टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स? दैट इज योर पॉपुलेशन. सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल टू मेंटेन द सोशल अकाउंटेबिलिटी. अगर आप एग्जामिनेशन में बैठे तो आप ये दिमाग ऑटोमेटिकली लगा सकते हो अपना. ओके, चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 67. ओके, तो बच्चे आपका 67 क्वेश्चन जो है वो कहता है आपका, वेट अ सेकेंड, इनमें से बच्चे आपका मैप एलिमेंट कौन सा नहीं है? डेफिनेटली अब मैप एलिमेंट इनमें से नहीं है, इसका मतलब कौन सा है? ओके, टाइटल यस, इंडेक्स यस, स्केल यस, लेजेंड भी आपका होता है बच्चे, राइट. लेजेंड भी इसका पार्ट होता है. आपका नॉर्थ हेरो, ये सब आपके मैप के पार्ट होते हैं. कन्वर्जन फैक्टर कहां से आ गया बच्चे इसमें? डेफिनेटली दिस इज द रॉन्ग वन, राइट. चलो, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन. मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, दैट इज, दिस वाज वेरी सिंपल. ओके, सर्टेन क्वेश्चन सिंपल आए थे बच्चे, कुछ क्वेश्चन नो डाउट डिफिकल्ट थे. Moving to the next one. Okay, one of the most interesting question, and many of the students have done a lot of greater mistakes in this question. Okay, बच्चे ये आपका RF दे रखा है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर. RF दे रखा है. पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है. आपका क्वेश्चन क्या है? The question says a map of 1:50,000 scale forest pasture है आपकी. कितना है आपके जो मैप है उसमें, लाइक जो आपने मैप बनाया है, मैप में वो बच्चे रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो डिस्टेंस है दैट इज 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. इतना है आपका. व्हाट इज द ग्राउंड करस्पॉन्डिंग टू द फॉरेस्ट पैच, ठीक है. अब सेम जो है आपका वो उसमें कितना है? दैट इज योर विच वन? इट टॉक्स अबाउट योर, ओके, बेसिकली आपका रियल में कितना है. ओके, इट टॉक्स अबाउट योर रियलिटी, कि रियल में कितना है आपका, ठीक है. अब बच्चे इसमें क्या होता है आपका, यू नो, वेट अ सेकंड, लेट मी टेल यू द आंसर. वेट अ मिनट बच्चे. ओके, अब बच्चा आपका RF यहाँ पे दे रखा है, दैट इज 1:50,000, राइट. यही है आपका RF, 1:50,000. इसका मतलब है बच्चे दैट इज 1/50,000. मतलब जो आपका ग्राउंड पे, मतलब आपका जो वहां पे 1 सेंटीमीटर जो आपका मैप में है, वो जमीन का कितना है आपका? दैट इज योर 50,000, राइट. 50,000 सेंटीमीटर आपके लैंड का है, इतना में, ठीक है. अब बच्चे आप इसका मल्टीप्लाई कर दो 12 से, समझ रहे हो? यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस बाय 12. सो आपका 12 5 60 आता है. 60, 1 2 3 4, 1 2 3 4.
ठीक है, दैट इज योर 1 2 3 4 5। अब बच्चे ये किसमें है आपका, ये आपका आया है सेंटीमीटर्स में, याद रखना ये आपका किसमें आया है, सेंटीमीटर्स में, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू किलोमीटर यू नीड टू डिवाइड इट बाय 1 लाख। 1 लाख क्यों बच्चे, पहले आपका सेंटीमीटर है, पहले आप सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे मीटर को, फिर मीटर को कन्वर्ट करोगे किलोमीटर में। सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो कितनी जीरो हो गई आपके पास, 1 2 3 4 5। That's why if you want to convert the centimeter into kilometer आपको उसको 1 लाख से डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, सो योर 6 lakhs डिवाइडेड बाई 1 लाख इक्वल्स टू योर बच्चे 6 किलोमीटर। सो द करेक्ट आंसर हियर इज योर दिस वन, ऑप्शन नंबर ए। ओके, दिस वन इज द करेक्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 69। ओके, वेरी सिंपल वन बच्चे, आपको मीन निकालना है। मीन का मतलब क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी आपके बच्चे मीन का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अ मिनट। ओके, जो आपका मीन होता है, द फॉर्मूला फॉर द मीन इज योर, मीन मीन्स योर एवरेज, राइट। इट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, आपको बस इन सबको ऐड करना था। ठीक है, इन सबको जब आप ऐड कर लोगे बच्चे, तो आपका ऐड करके टोटल जो लाइक जो आपका डिजिट था, इट वाज समवेयर, आई हैव नो आइडिया कितना था, बट जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आपकी एक डिजिट आएगी। ओके, इन सबको ऐड करके आपकी एक वैल्यू आएगी, एंड देन यू नीड टू डिवाइड दैट वैल्यू विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, दिस इज द सम मतलब ये सारे ऐड कर देना, एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपको डिवाइड करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीन्स बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने नंबर हैं ये आपके, 9 नंबर हैं अलग अलग। सो योर सम मतलब उनका ऐड करके अपॉन में योर टोटल नंबर। ठीक है, तो आपको उसके बाद फिर इसको 9 से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है। द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। ओके, फॉर द क्वेश्चन नंबर 69 द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, आंसर इज 55। बच्चे, इन सब में से आपका कौन सा ऐसी चीज है जो आपकी कंप्यूटर के लिए यूज नहीं होती है, ओके, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के लिए, सॉरी नॉट नहीं है बच्चे, यूज ही होता है जो कंप्यूटर के लिए, दैट इज योर मॉडेम। ठीक है, चलो अब डेफिनेटली बच्चे आई नीड टू सर्च दिस, देन ओनली आई विल बी एबल टू आंसर, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ योर ज्योग्राफी, राइट। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 71। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चे, ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है आपका ये। इनमें से आपका कौन सा इज नॉट अ पर्सपेक्टिव प्लानिंग। अब बच्चे, इनमें से आपका कौन सा पर्सपेक्टिव, पहली बात तो ये प्लानिंग वर्ड गलत है बच्चे, दैट इज अ प्रोजेक्शन। ओके, इनमें से आपका कौन सा पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन नहीं है। ओके, अब पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन नहीं है, इसका मतलब ये पता होना चाहिए कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कौन सा है। ओके, तो बच्चे आपके जो मैप प्रोजेक्शंस होते हैं, वेट अ सेकेंड, ओके, दो मैं आपको बता दूंगी, बट कभी कभार ऐसा होता है आपके सामने जब कुछ चीज लिखी होती है तो आप ज्यादा इजीली उसको समझ पाते हो, राइट। तो बच्चे, आपके जो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन होते हैं, ये देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ मैप प्रोजेक्शन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। बच्चे, ये रहा, आपके जो मैप होते हैं वो दो तरह से डिवाइड कर दिए जाते हैं, दैट इज क्लासिफाइड इनटू द पर्सपेक्टिव एंड द नॉन पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये लिखा आपके बच्चे, पर्सपेक्टिव होते हैं और नॉन पर्सपेक्टिव मैप प्रोजेक्शन होते हैं। अब पर्सपेक्टिव कौन से होते हैं बच्चे, जिनके पास लाइट होती है, मींस विच हैव द सोर्स ऑफ लाइट।
ठीक है, और नॉन पर्सपेक्टिव मीन जिनके पास सोर्स ऑफ लाइट नहीं होती है। सेम बात आपके यहाँ लिखी है, दैट इज द पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन कैन बी ड्रॉन टेकिंग अ हेल्प ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। समझ रहे हो बच्चे, लाइट का सोर्स होता है उनके पास, ओके, एंड नॉन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन आर डेवलप्ड विदाउट द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, जिनके पास आपका सोर्स ऑफ लाइट नहीं होता है उनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड योर नॉन पर्सपेक्टिव, ओके। आफ्टर दिस बच्चे, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज टू दिस पर्टिकुलर वन, सोर्स ऑफ लाइट, है ना, आपका लिखा है सोर्स ऑफ लाइट मीन्स योर पर्सपेक्टिव वन। अब बच्चे सोर्स ऑफ लाइट के बेसिस पे आपके क्लासिफाई कौन से कर रखे हैं, ग्नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक एंड ऑर्थोग्राफिक। तीन तरह के होते हैं आपके, ग्नोमोनिक, स्टीरियोग्राफिक और बच्चे आपके ऑर्थोग्राफिक, ये तीन तरह के होते हैं। अब यहाँ ऑप्शन में देखो आपका स्टीरियोग्राफिक यस, ऑर्थोग्राफिक यस, ग्नोमोनिक यस, द ओनली आंसर इज योर कॉनिकल, जो आपका बच्चे इस टाइप का बनता है, आपने देखा होगा अपना कॉनिकल प्रोजेक्शन, राइट, ऐसे होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपके अलग अलग लैटिट्यूड्स बनाए जाते हैं ना, ऐसे करके आपका बनता है जो, है ना। सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द कॉनिकल वन। मूविंग टू द नेक्स्ट वन बच्चे, अगर हम कंट्रीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करें तो कौन सी कंट्री के बाद कौन सी कंट्री आती है, दैट यू ऑलरेडी नो दैट नेबरिंग कंट्री में भूटान तो सबसे छोटी है, दिस इज द फोर्थ, राइट, उससे बड़ी नेपाल है। अब क्वेश्चन उठता है म्यांमार में और बांग्लादेश में, तो बच्चे डेफिनेटली काफी लोगों को लगता है कि बांग्लादेश बड़ा है, बट एक्चुअल में दिस इज योर म्यांमार विच इज द लार्जेस्ट वन। चाइना के बाद हमारा लार्जेस्ट जो नेबरिंग कंट्री है दैट इज योर म्यांमार, okay, and so here we have your first, your second, 1 2 3 4 is the correct option, the option number A, okay. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन बच्चे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 73। बच्चे डोकलाम जो आपका डिस्प्यूटेड लैंड है वो बहुत आसान है बच्चे, डोकलाम इट्स बिटवीन योर चाइना एंड भूटान, ठीक है, और जिसमें इंडिया जो है वो भूटान का साथ दे रहा है कि भाई जो डोकलाम है आपका वो भूटान का हिस्सा है, ना कि चाइना का। चाइना को सब अपना लगता है, अभी लद्दाख भी उन्हें अपना लग रहा है, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज भूटान एंड चाइना, द ऑप्शन नंबर बी। ओके, विच कंट्री इज वेरी मच मोर क्लोज टू द कांडला पोर्ट। अब बच्चे कांडला पोर्ट के करीब होने के लिए पता होना चाहिए कांडला पोर्ट की लोकेशन क्या है। द कांडला पोर्ट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ गुजरात, ठीक है। और बच्चे ये कांडला पोर्ट आपके मुंबई पोर्ट का प्रेशर भी कम करता है, आपको अगर पता हो तो, राइट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और आपके कांडला पोर्ट जो है दे आर बोथ द सैटेलाइट पोर्ट्स टू द मुंबई पोर्ट, ठीक है। सो कांडला इट्स लोकेटेड इन योर गुजरात। तो गुजरात कहां पर है आपका, डेफिनेटली पाकिस्तान के पास है। सो द करेक्ट आंसर इज योर पाकिस्तान, ओके। ऑप्शन नंबर डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 74। आफ्टर दिस बच्चे क्वेश्चन नंबर 75, that is okay, fish tail, very nice one, okay। अब ये सोचो कौन सी कंट्री फिश खूब खाती है, ओके। अब काफी बच्चों को लगेगा फिश टेल है तो शायद बांग्लादेश होगा, बट बच्चे एक बात हमेशा याद रखना, अगर कभी भी कोई भी बाउंड्री लाइन इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होगी ना, उसका नाम या तो हिंदी में होगा या फिर उसका नाम बच्चे बंगाली में होगा, बांग्ला लैंग्वेज जो आपकी होती है, ठीक है। कभी भी उसका नाम इस टाइप से नहीं होगा, फिश टेल एंड ऑल लाइक दिस, ओके। सो आपका जो ये एरिया है फिश टेल जो है दैट इज बिटवीन योर इंडिया एंड चाइना, ठीक है। अगेन दिस बिटवीन योर इंडिया एंड चाइना, ओके। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इंडिया का बच्चे सेंट्रल लैटिट्यूड कौन सा है। वेरी सिंपल आंसर, एक ही अगर आप पता लगा लोगे तो आपको दूसरा पता चल जाएगा। इंडिया की जो बच्चे इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहां से गुजरती है, 82.5 डिग्री ईस्ट से जाती है। सो ऑप्शन 82.5 ईस्ट कहां पर है आपका, ऑप्शन नंबर ए, राइट। सो इट इज वेरी सिंपल वन बच्चे, बहुत आसान था आपका, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 77, ओके। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 77 टॉक्स अबाउट which is the physiographic division of the India is largest in area। इनमें से आपका कौन सा बच्चे फिजियोग्राफिक डिवीजन इंडिया का लार्जेस्ट है, तो कौन सा है आपका लार्जेस्ट, दैट इज योर, मैं वापस से अपना प्यारा सा इंडिया बनाती हूँ जो मैं बहुत अच्छे से बनाती हूँ।
ओके, दिस इज लाइक द कंट्री विच आई एक्चुअली मेक। ओके, तो बच्चे आपका जो पेनिनसुलर पार्ट है, ये जो है आपका, इसका फिजियोग्राफिक डिवीजन सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब आपको एक और बच्चे एक मोटी सी कहानी बता देती हूँ, दैट इज इंडिया के जो बच्चे 3 मेजर डिवीजन हैं। ठीक है, मेजर जोग्राफिकल डिवीजन, वो 3 है आपके, हिमालयाज और द माउंटेन्स जिनको हम कहते हैं, बेसिकली आपके बच्चे माउंटेन है। ठीक है, सेकेंड इज योर नदर्न प्लेन्स, जिसको हम क्या कहते हैं, आपके सिंपल प्लेन्स भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा आपका आता है बच्चे, दैट इज योर पेनिनसुलर प्लेटू, जिसको हम आपका प्लेटू भी कहते हैं। फोन दे देगा वो पता नहीं क्या देख रहे हो, वैसे जो सदर देखती रहता है इसको करे तो पता चलता है। अरे सारी चैटें नहीं करी। ओके, चलो, सो हियर व्हाट वी हैव बच्चे, ये आपके 3 मेजर डिवीजन हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके बेसिकली इंडिया के डिवीजन जो है वो आपके 6 हैं। इसके बाद और भी ऐड हो जाते हैं आपके, दैट इज योर डेजर्ट, ठीक है, कोस्टल, प्लेन्स, आइलैंड, ये और बच्चे आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, सो इन टोटल वी हैव 6, बट एक्चुअली व्हाट वी हैव इज योर 3। ठीक है, फर्दर एक्चुअली आपका डेजर्ट जो है वो बच्चे आपका प्लेन्स का पार्ट होता है। ठीक है, एंड योर कोस्टल एंड आइलैंड जो आपका है, बोथ ऑफ दीज आर द पार्ट ऑफ योर पेनिनसुलर वन। ठीक है, सो दीज आर दी आंसर्स। तो अब इसके अंदर आपका आता है कि सबसे बड़ा कौन सा है आपका, दैट इज योर पेनिनसुलर वन। मैंने अभी आपको डायग्राम में भी दिखाया था दैट आपका जो पेनिनसुलर इंडिया है उसका सबसे ज्यादा एरिया है। पेनिनसुलर आपका कहां से स्टार्ट हो जाता है बच्चे, इट स्टार्ट फ्रॉम योर राजस्थान। बेसिकली अगर आप इंडिया में भी देखोगे तो दिल्ली में भी अरावली आती है, एंड अरावली किसका पार्ट है, आपके प्लेटू का पार्ट है, राइट। सो दैट्स व्हाई द प्लेटू इज द लार्जेस्ट वन। ठीक है, चलो, हाँ एक और चीज बच्चा, आपका प्लेटू कहां से कहां तक फैला हुआ है मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज बच्चे दिल्ली, साउथ आपका सारा का सारा कंप्लीट, नॉर्थ में आपका मेघालय, ठीक है, और ईस्ट में आपका बच्चे गुजरात या फिर राजस्थान मान लो आप एक्चुअली, बिकॉज राजस्थान में भी आपके अरावलीज हैं अच्छे खासे, राइट। तो आप सोचो बच्चे, गुजरात से लेके दिल्ली, यहां से लेके फिर आपका मेघालय, और कंप्लीट साउथ किससे है आपका, पेनिनसुलर प्लेटू है, नॉट द डेक्कन वन। बच्चे डेक्कन इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर, याद रखना हमेशा, डेक्कन इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर। ठीक है, सो दिस इज योर पेनिनसुलर इंडिया, सो द करेक्ट आंसर इज योर पेनिनसुलर प्लेटू। ओके, ओके, वेरी सिंपल बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज देयर। इनमें से आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, ठीक है, इसका मतलब है बच्चे ईस्ट फ्लोइंग मतलब ईस्ट इंडिया में नहीं चली जाती है वो। ठीक है, अगेन मेरे को वापस से अपना इंडिया बनाना पड़ेगा प्यारा सा बहुत ही बुरा बनाया है ये मैंने वेट ओके, चलो ठीक है, ये आपका इंडिया है फॉर एग्जाम्पल, इसको आप बच्चे थोड़ा सा और प्यार से ऐसे कर लो। ओके, अब आपका बच्चे वेस्टर्न फ्लोइंग और ईस्टर्न फ्लोइंग का मतलब क्या होता है। वेस्टर्न फ्लोइंग और ईस्टर्न फ्लोइंग मतलब बच्चे पहली बात तो आप ये जानो, आपका रिवर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है हिमालय का रिवर सिस्टम और एक आपका होता है पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, अब हिमालय वाले मोस्टली बच्चे आपके कहां पे जाते हैं, दैट इज योर, एक आपका ईस्ट की तरफ मूव करता है, देयर वी हैव योर बे ऑफ बंगाल एंड योर अरेबियन सी। अब बच्चे वो नदियां, चाहे वो हिमालय की हो चाहे वो पेनिनसुलर इंडिया की हो, वो नदियां जो अपना पानी बे ऑफ बंगाल में डालती हैं उन्हें हम कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग। ओके, और वो रिवर जो अपना पानी अरेबियन सी में डालती है उन्हें हम कहते हैं वेस्ट फ्लोइंग। तो क्या आप मुझे बता सकते हो बच्चे, हिमालय की कौन सी रिवर है जिसका पानी अरेबियन सी में जाता है, एनी ऑफ यू।
दैट इज योर बच्चे इंडस रिवर। ओके, इंडस नदी का पानी हिमालय की इकलौती ऐसी नदी है जिसका पानी आपके इंडस में जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस आपके काफी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जिनका पानी वेस्ट में मतलब अरेबियन सी में जाता है, और ईस्ट फ्लोइंग मतलब जिसका पानी बे ऑफ बंगाल में जाता है। अब आपकी अरेबियन सी में जिनका पानी जाता है बच्चों, उसका नाम है नर्मदा, तापी, माही, पेरियार। पेरियार बच्चे आपकी केरला की है, ओके। और ये तीनों आपकी लगभग एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली नर्मदा, तापी, माही और पेरियार। यहाँ ऑप्शन में माही है, पेरियार है, तापी है। इसका मतलब बच्चे सुबर्ण रेखा आपकी, जो कि कहां पर है आपकी सुबर्ण रेखा, इट्स इन झारखंड वगैरह वाले एरिया में बच्चा आपका, ठीक है। जो आपकी जमशेदपुर सिटी है ना, वो सुबर्ण रेखा के पास में ही है। जमशेदपुर का पानी जो है वो सुबर्ण रेखा प्रोवाइड कराती है। तो दैट इज जो सुबर्ण रेखा जो आपकी है, दैट इज जो ईस्टर्न फ्लोइंग, नॉट दी वेस्टर्न फ्लोइंग, ओके। क्वेश्चन नंबर 79। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपका। टॉपिक ऑफ कैंसर इनमें से कौन सी स्टेट से पास नहीं होता? If I draw the map like this, बच्चा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऐसे जाता है, ठीक है। So that is it includes your राजस्थान, गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड योर मिजोरम। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टेट्स आर देयर। अब आप देख लो कौन सी स्टेट का नाम वहां पे नहीं है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब स्टेट से बच्चे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो निकलती है। मींस 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है। तो अब कौन सी स्टेट है जहां से नहीं निकलती है? दैट इज योर गुजरात, यस। झारखंड, यस। त्रिपुरा, यस। द आंसर इज योर बच्चे मणिपुर, ओके। मणिपुर इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 79। Moving to the next question, that is your question number 80. Okay. बच्चे रामगढ़ और ढाला, ये दोनों के दोनों जो क्रेटर्स हैं, क्रेटर मतलब वॉल्केनो जहां से ऐसे करके निकलता है, राइट, जो क्रेटर, ये बच्चे कहां पर हैं आपके? रामगढ़ से नाम ही पता चल जाता है। आपने मूवी देखी हम साथ साथ है ना, रामगढ़ का वासी हूं मैं, नहीं राम किशन का कहता है, पता नहीं बच्चे, जो भी है। सो रामगढ़ इट्स इन योर राजस्थान, ओके। अपार्ट फ्रॉम जोक, इट्स इन योर राजस्थान। रामगढ़ आपका राजस्थान में है और ढाला आपका उसी के पास वाली स्टेट एमपी में है। तो द करेक्ट आंसर इज योर महाराष्ट्र, सॉरी, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, ओके, फॉर क्वेश्चन नंबर 80। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 81। 9 डिग्री चैनल बच्चे आपकी कहां से गुजरती है? आपके दो है बच्चे, 9 डिग्री चैनल एंड 10 डिग्री चैनल, ओके। 10 डिग्री चैनल फॉर द अंडमान एंड निकोबार, 9 डिग्री चैनल फॉर लक्षद्वीप। इंडिया के 2 आइलैंड है, एक लक्षद्वीप है, दूसरा आपका अंडमान एंड निकोबार है, ओके। तो 10 डिग्री तो आपका बच्चे अंडमान और निकोबार का हो गया, 9 डिग्री आपके लक्षद्वीप का हो गया। अब लक्षद्वीप के कितने हिस्से हैं आपके? 3 हिस्से हैं, लक्काडाइव, मिनिकोय एंड अमिनदीवी, ओके। ये 3 छोटे छोटे हैं और एक बड़ा आपका लक्षद्वीप है। सो बच्चे 9 डिग्री चैनल जो है वो आपका किसके बीच का होता है? वो आपके मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच का है, ओके। मालदीव से बच्चे बहुत नीचे हो जाता है, right, so it is between your Minicoy and your Lakshadweep, okay. Moving to the next question, that is your question number 82, sorry, 82, very disputed question बच्चे, क्वेश्चन ही गलत है एक्चुअली, ठीक है।
तो अगर इसमें से आपने साउथ इंडिया सी को छोड़ के जो भी ऑप्शन टिक करें एब्सोल्युटली करेक्ट है आपके। द रीजन इज वाई दे हैव आस्क्ड द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया हैव ओरिजिन फ्रॉम। इंडिया के अंदर जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं बच्चे वो कहां से आते हैं? ओके अब डेफिनेटली आपने बच्चे गुजरात में भी देखे हैं साइक्लोन आते हुए, राइट। साइक्लोन आपके महाराष्ट्र में भी आते हैं, ठीक है। साइक्लोन आपके बंगाल में भी आते हैं, आंध्र प्रदेश में भी आते हैं, उड़ीसा में भी आते हैं, तमिलनाडु में भी आते हैं। इसका मतलब बच्चे इंडिया के दोनों जो है अरेबियन सी मीन्स गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक है, और यहाँ पे आपका कौन सा एरिया आ गया? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा एंड योर तमिलनाडु, बे ऑफ बंगाल। मतलब बच्चे इंडिया में दोनों तरफ से जो आपके साइक्लोन से वो हिट करते हैं, राइट। अभी आपने देखा होगा त्वाक्ते साइक्लोन जो था वो आया था, तितली साइक्लोन आया था, राइट। ये सब आपके साइक्लोन आए थे। त्वाक्ते आपका आया था महाराष्ट्र की साइड पे, राइट, अरेबियन सी से, सो इट इज अगेन अ साइक्लोन। और दूसरा आपका आया था तितली साइक्लोन बे ऑफ बंगाल पे, इट इज इन द बे ऑफ बंगाल। द करेक्ट आंसर इज योर बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड योर इंडियन ओशन। ये तीनों के तीनों बच्चे करेक्ट है। अगर ये पूछता कि मोस्टली साइक्लोन कहां से आते हैं, मोस्टली ट्रॉपिकल साइक्लोन आपके बे ऑफ बंगाल से आते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे मोस्टली तो लिखा ही नहीं है। दे हैव ओनली आस्क्ड यू द ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया हैव देयर ओरिजिन। इंडिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं वो कहां से आते हैं? सिंपल क्वेश्चन पूछा इन्होंने, तो क्वेश्चन में गलती बच्चे उनकी साइड से है, ठीक है। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 83। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चे। एल नीनो कहाँ पे होता है? आपके दो होते हैं, एल नीनो एंड ला नीनो, ठीक है। दोनों के दोनों ही बच्चे आपका जो वेस्टर्न कोस्ट है कहाँ का? साउथ अमेरिका का, वहां पे ओरिजिनेट करते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों। तो आपका जो एल नीनो है वो कहाँ पे ओरिजिनेट करता है? द कोस्ट ऑफ पेरू। पेरू के कोस्ट पे बच्चे करता है, जिसकी वजह से जब एल नीनो आपका आता है तो इंडिया में ड्राइनेस आती है, इंडिया के मॉनसून खराब हो जाता है। ओके किसके आने से? एल नीनो के आने से। सो दैट इज इन योर पेरू, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। ओके अब बच्चे इनमें से कौन सी स्टेट है आपकी विच डू नॉट एक्सपीरियंस द थंडर स्टॉर्म फ्रॉम काल बैसाखी? थंडर स्टॉर्म का मतलब होता है काले काले बादलों का आ जाना, बिजली कड़कना और बाद में फिर बारिश हो जाना। दिस इज कॉल्ड थंडर स्टॉर्म बेसिकली। ओके सो अब इनमें से बच्चे काल बैसाखी कहाँ पे नहीं आती है? इसका मतलब काल बैसाखी कहाँ पे आती है? पहली बात तो, ठीक है। अब आपकी काल बैसाखी कहाँ पे आती है बच्चे? अगेन आई नीड टू मेक इंडिया वेरी ब्यूटीफुल, इंडिया मेड बाय मी। दिस इज योर सदर्न पोर्शन। ओके तो बच्चे आपकी जो काल बैसाखी है वो, अब नाम सुनो आप, काल बैसाखी। बच्चे अगर आपने सुना होगा तो बैसाखी वर्ड कहाँ पे आपका इस्तेमाल होता है? बंगाल के अंदर, तो पंजाब में भी होता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बट बच्चे काल बैसाखी जो आपका वर्ड है वो होता है डेफिनेटली पानी से रिलेटेड है। तो बच्चे बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में बच्चे क्या होता है आपका? ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, ठीक है, मतलब मॉनसून आने से पहले यहाँ पे क्या होता है? पानी बच्चे आपका जो साइक्लोनिक कंडीशंस आनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, साइक्लोनिक कंडीशंस आती हैं जिसकी वजह से जब वो घारो खासी जयंतिया पे टकराती हैं तो बारिश करती हैं बच्चे, ठीक है, और वो बारिश आपकी बहुत हेवी रेनफॉल्स करती है और उसी को हम क्या कहते हैं बच्चे? आपकी काल बैसाखी कहते हैं। ओके तो कौन सी स्टेट्स आपकी होती हैं? बंगाल, उड़ीसा, आसाम, मेघालय और थोड़ा बहुत बच्चे पार्ट ऑफ बिहार ऑल्सो। ये सारी की सारी स्टेट्स में बच्चे काल बैसाखी आती है, ठीक है। इसके अलावा अब देखते कौन सी स्टेट्स यहाँ पे हैं। आसाम यस, उड़ीसा यस, बंगाल यस, द ओनली आंसर इज मध्य प्रदेश, राइट। मध्य प्रदेश में आपकी काल बैसाखी का कोई मतलब ही नहीं है। ओके चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 85। ओके फॉर द क्वेश्चन नंबर 85 बच्चे यहाँ पे आपका बोला गया है कि जो आपकी क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन है बाय द कोपिन्स। कोपिन का जो क्लासिफिकेशन था उसमें इंडिया में गुजरात से लेकर मिजोरम तक कौन सा क्लाइमेट बेसिकली देखा जाता है बच्चे? सो दैट इज योर बच्चे, यू नीड टू गो विद द क्लासिफिकेशन एंड द करेक्ट आंसर इज द CWG। ओके
दिस इज द करेक्ट वन, ठीक है, जो आपके ट्रॉपिकल एरियाज के वाला होता है, लाइक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला। ओके, इन सब एरियाज में बच्चे कौन सी स्टेट है जहां पे मैक्सिमम ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होता है? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्यूरनल? ड्यूरनल मींस डे का टेम्परेचर, डे का टेम्परेचर मींस मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर। और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, ओके वेट अ मिनट, दैट इज योर ड्यूरनल। ओके, ड्यूरनल रेंज का मतलब होता है बच्चे, पहली बात तो रेंज का मतलब क्या होता है? दैट इज योर लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, ठीक है, और योर मैक्सिमम माइनस मिनिमम, दिस इज द रेंज एंड ड्यूरनल मीन्स योर डे। मतलब एक दिन का हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है आपका बच्चे? ड्यूरनल रेंज। और उसने क्या पूछा है? मैक्सिमम ड्यूरनल रेंज, मतलब जहां पे आपके मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर में बहुत ज्यादा क्या होता है बच्चे? फर्क होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आज का दो जगह मैंने आपको बोल दी, हाईएस्ट टेम्परेचर एंड लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। एक जगह है आपकी जहां का आज का बच्चे हाईएस्ट टेम्परेचर था 40 डिग्री, ठीक है, और लोएस्ट टेम्परेचर था वहां का 35। डिफरेंस कितना आ गया? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, इट इज योर 5। सो द ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया इज 5। I tell you about some other place, that is the highest temperature is again 40 but the lowest temperature was measured to be 27। अब बच्चे यहाँ पे ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कितना आया आपका? 40 माइनस 27 मीन्स 30, 13, राइट। इसका मतलब हाई कहाँ पे हुआ? यहाँ पे हुआ, और लो कहाँ पे हुआ? ऊपर वाली में हुआ। अब बच्चे इस चीज को समझने के लिए आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज द फिजियोग्राफी ऑफ आवर कंट्री। ओके, मतलब बच्चे जो एरिया आपका ओशन से या फिर पानी की बॉडी से जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा वहां पे बच्चे क्या होता है? एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। मीन्स आपका यहाँ पे अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है। मीन्स जितनी भी आपकी सदर्न इंडिया वाली कंट्रीज हैं, सिटीज हैं हमारी, प्लस मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब जगहों पे बच्चे आपका टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं होता है। कैसा होता है? मॉडरेट होता है, क्योंकि लगातार समुद्र से हवाएं आती रहती हैं ठंडी ठंडी, जिसकी वजह से आपका हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर ज्यादा में डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है, हार्डली बच्चे 4 या 3 डिग्री सेल्सियस का होता है खाली। वहीं पर ही अगर आपकी कॉन्टिनेंटल वाले एरियाज की बात की जाए, मीन्स ऊपर वाले एरिया जिनका दूर दूर तक कोई कांटेक्ट नहीं है पानी के साथ, मीन्स योर दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, योर बिहार, बिहार में बच्चे थोड़ा बहुत आ जाता है, ओके। देन वी हैव इज योर छत्तीसगढ़, ये सब एरियाज आपके बच्चे, यूपी, ठीक है, ये सब पंजाब, हरियाणा, ये सब बच्चे वो एरियाज हैं आपके जो कि कॉन्टिनेंटल हैं, मीन्स चारों तरफ से लैंड से घिरे पड़े हैं। तो बच्चे यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी होती है? एक्सट्रीम होती है। दिन में होगा तो बहुत गर्मी होगी, रात को होगा तो बहुत ठंड हो जाती है, ठीक है। सो दीज एरियाज हैव द एक्सट्रीम एंड द मैक्सिमम रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि बच्चे कोई वाटर बॉडी पास में नहीं है जो कि इनके पास है, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज योर चेन्नई, डेफिनेटली नो, पानी है इसके पास। कोलकाता, इसके पास भी पानी है। मुंबई, इसके पास भी पानी है। दैट इज योर बच्चे न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली इज द स्टेट जिसके पास पानी का कोई दूर दूर तक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, राइट। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 87। ओके, सो योर बच्चे क्वेश्चन नंबर 87 टॉक्स अबाउट, अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, करवाया हुआ भी है। इंडिया की कितनी परसेंटेज पॉपुलेशन है? इंडिया बच्चे 2.4 समथिंग या 5 समथिंग तो लैंड लेता है पूरे वर्ल्ड की, और पॉपुलेशन कितनी है? 17.7%। तो द करेक्ट आंसर इज योर 17.7%। कोई मतलब दो राहें नहीं है इस क्वेश्चन में, बहुत सिंपल सा है, ठीक है। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बच्चे कौन सी स्टेट की है? वी ऑल नो दैट इट्स योर बिहार। ओके, दैट इज 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, राइट। और लोएस्ट कहाँ की है बच्चे? आपकी अरुणाचल प्रदेश विद ओनली 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। ओके, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा कहाँ की है आपकी? दिल्ली की है बच्चे, इट्स अराउंड 1100 समथिंग, ओके, 1137 समथिंग करके आपकी है। और सबसे लोएस्ट आपकी अंडमान एंड निकोबार की है बच्चे, दैट इज 43। ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, आपके बच्चे पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे मेजर किया जाता है? पॉपुलेशन डेंसिटी बच्चे मेजर की जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी का, सॉरी, पॉपुलेशन ग्रोथ। पहले तो आप ये जानो बच्चे पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है, राइट।
बच्चे जस्ट वेट अ मिनट, द स्क्रीन हैज बीन लाइक डिस्प्ले यहाँ से हट गया, थोड़ा सा लाइक ब्लैक स्क्रीन हो गई. आई हैव नो आइडिया व्हाई इट हैज बीन लाइक दिस. इट विल बी बैक इन अ सेकंड. ओके, जस्ट हैव पेशेंस. ओके, इट्स बीन बैक. ओके बच्चे, सो आपका पहला तो हमें ये जानना है कि आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब क्या होता है बच्चे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ? राइट, वी ऑल नो दैट योर population growth equals to the change in population, है ना, of a particular place between a particular period of time. राइट, एक टाइम पीरियड होता है, एक जगह होती है, और पॉपुलेशन का चेंज होता है, या तो पॉपुलेशन बढ़ती है या तो पॉपुलेशन कम होती है. राइट, अब बच्चे पीरियड ऑफ टाइम मतलब 2 टाइम आपके पास होने चाहिए. समझ रहे हो, टाइम 1 एंड योर टाइम 2, 2 टाइम होने चाहिए, हाँ या ना. मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 2010 और 2011, इसके बीच का पॉपुलेशन चेंज बताओ. सो द पॉपुलेशन ऑफ योर 2010 प्लस द पॉपुलेशन ऑफ योर 2011, ये दो निकालेंगे हम आपकी, एंड इट मीन्स योर, इसका क्या होगा बच्चे, 2011. हमेशा बच्चे अगले साल की पॉपुलेशन ज्यादा मानी जाती है, ऑलवेज फॉर द बेटर वन, बिकॉज पॉपुलेशन आपकी हमेशा ज्यादातर इंक्रीज करती है, डिक्रीज बहुत रेयर करती है ना. सो यहाँ पे बच्चे आपका आएगा पॉपुलेशन ऑफ द टाइम 2, जो टाइम 2 है उसकी पॉपुलेशन माइनस पॉपुलेशन ऑफ टाइम 1. ठीक है, अपॉन में बच्चे आपका क्या आएगा, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ टाइम 1, बिकॉज बच्चे टाइम 1 आपका क्या होता है, दिस इज योर बेस ईयर. समझ रहे हो, टाइम 1 हमेशा आपका बेस ईयर होता है, और पॉपुलेशन ग्रोथ किस में निकालेंगे हम, परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज में पॉपुलेशन ग्रोथ निकालना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट नंबर. अगर एब्सोल्यूट नंबर में निकालना है तो हटा दो, मल्टीप्लाई बाय 100. अगर परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100. सो द करेक्ट आंसर इज द पॉपुलेशन ऑफ द 2 माइनस पॉपुलेशन 1 अपॉन पॉपुलेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100. लेट अस सी दी एमसीक्यूज हियर. 89th का पॉपुलेशन 2 माइनस पॉपुलेशन 1 अपॉन पॉपुलेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 100. एब्सोल्युटली करेक्ट बच्चे, द ऑप्शन नंबर ए इज द एब्सोल्यूट करेक्ट वन. ओके, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 19. इनमें से बच्चा आपके टर्शरी सेक्टर कौन सा नहीं है, डेफिनेटली कम्युनिकेशन. बच्चे अब टर्शरी का मतलब क्या होता है, टर्शरी सेक्टर को आपका सर्विस सेक्टर भी कहते हैं. ओके, अब सर्विस सेक्टर क्यों कहते हैं बच्चे, क्योंकि ये आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है, इट प्रोवाइड्स अस द सर्विसेज. सो कम्युनिकेशन बच्चे, डेफिनेटली आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सो इट इज अ कम्युनिकेशन. व्हाट इज प्रोवाइड, इट प्रोवाइड्स अ सर्विस. राइट, ट्रांसपोर्ट अगेन आना जाना सर्विस प्रोवाइड कराता है. इंश्योरेंस, आपको लोन लेना है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ भी करना है, अगेन इट प्रोवाइड अ सर्विस. पोल्ट्री फार्मिंग, अंडे देना, ये मतलब मुर्गियों को पालना, ये कहाँ से आपकी सर्विस है, इट इज अ पार्ट ऑफ योर बच्चे इंडस्ट्रीज. राइट, चलो बेसिकली बच्चा आपका प्राइमरी एक्टिविटी है पोल्ट्री फार्मिंग. डिपेंड करता है पोल्ट्री फार्मिंग कितने लार्ज स्केल पे हो रही है, बट इट इज अ काइंड ऑफ योर प्राइमरी वन. ओके, रेदर देन द इंडस्ट्री ऑल्सो. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन बच्चे, दैट इज इंडिया हाल फिलहाल कौन से फेज में है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंडिया हाल फिलहाल बच्चे आपके डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात की गई है. ओके, अब मैंने आपको डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बना के बताया था आपको. पहला स्टेज 1 इक्वल्स टू बर्थ रेट हाई, डेथ रेट हाई. स्टेज 2 बर्थ रेट हाई और डेथ रेट कम हो गई थी. स्टेज 3 बर्थ रेट भी कम हो गई और डेथ रेट भी कम हो गई. स्टेज 4 बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों कम है प्लस बराबर हैं. अब बच्चे इंडिया कौन से में, इस वाले में तो नहीं है. किसी जमाने में इंडिया की बर्थ रेट बहुत हाई थी और डेथ रेट कम थी. दैट वाज अ पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आफ्टर इंडिपेंडेंस. बच्चे अगर आप देखोगे तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ट्रमेंडसली बढ़ी है. पता है, इंदिरा गांधी ने काफी ज्यादा गवर्नमेंट से इतना ट्राई किया था फैमिली प्लानिंग्स के लिए, यू नो इतने ज्यादा आपके लाइक, क्यों आया हमारी कंट्री में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों आया, 2 बच्चे सुखी परिवार, ऐसे ऐसे करके आपके डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आए थे. राइट, हम 2 हमारे 2, ये कॉन्सेप्ट्स क्यों आए थे बच्चे, बिकॉज सेकंड फेज में इंडिया की पॉपुलेशन ग्रोथ हद से ज्यादा बढ़ गई थी.
तो करंटली वी आर इन द स्टेज 3। अब इंसान ज्यादा बच्चे नहीं कर रहा है, अब कम बच्चे कर रहा है, प्लस हमारी डेथ रेट भी कम होती जा रही है बिकॉज हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होता जा रहा है। सो करंटली आवर कंट्री इज इन द स्टेज 3, जहां पे आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट लगभग कम है, बराबर नहीं है बच्चे बट कम है। ओके चलो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 92। गोल्डन रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी नाइस वन ऑल्सो। बच्चे मैंने आपको ये आपके एग्जाम के लिए भी दिया था, राइट? आपके जब मॉक टेस्ट हुए थे। सो गोल्डन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू योर हॉर्टिकल्चर एंड हनी। ठीक है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। हनी कैसा होता है आपका, शहद कैसा होता है? गोल्डन से कलर का होता है। आप बोलोगे नो मैम ब्राउन कलर का होता है, बट कभी बच्चा उसको चम्मच से डाल के देखना नीचे की तरफ पे, यू गोना सी द गोल्डन कलर इन दैट। ओके चलो मूविंग टू द नेक्स्ट वन। Agricultural practice which conducted by individual on their holding jointly with certain common agencies is called। बच्चे certain common agency की बात की गई है, मतलब उसने किसी और इंडिविजुअल का या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल का साथ लिया है, ग्रुप का साथ लिया है, तो बच्चे इसको क्या कहते हैं? उसने क्या किया उनके साथ? उन्होंने उसके साथ कोऑपरेट किया है। क्या किया है इन लोगों ने? जो एक अकेला इंसान है उसने ग्रुप के साथ कोऑपरेट किया है कि एक काम करते हैं, मैं अकेला और आप एक दो लोग मिलके कुछ काम कर लेते हैं। तो बच्चे इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड योर कोऑपरेट फार्मिंग। ओके दैट इज योर कोऑपरेटिव फार्मिंग, राइट? 93 वी हैव द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके फॉर द क्वेश्चन नंबर 94 बच्चे, which of the following state of India does produces rubber? Okay, India is the आई थिंक बच्चे सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर ब्राजील। ठीक है, ब्राजील आपका नंबर 1 पर है रबर प्रोडक्शन में बिकॉज ऑफ द अमेजोन फॉरेस्ट, राइट? तो आफ्टर दैट इंडिया के अंदर भी आपकी काफी ज्यादा रबर प्रोड्यूस की जाती है, बट कौन सी स्टेट में बच्चे आपकी पता होना चाहिए आपको। रबर आपके इंडिया के अंदर प्रोड्यूस होती है साउथ इंडियन स्टेट्स में मोस्टली। ठीक है, साउथ इंडियन। अब इसमें आप देख लो आपकी कौन सी साउथ इंडियन स्टेट है, दैट इज योर तमिलनाडु। ओके, Tamil Nadu is the largest rubber producing state of our country. Though it's Karnataka also, बच्चे कर्नाटका भी बहुत ज्यादा रबर प्रोड्यूस करता है, but Tamil Nadu is the correct answer for this question. Okay, moving to the next one, that is your question number 95. Okay, National Food Security Act बच्चे कौन सी ईयर में आया था आपका? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है बच्चे, डेफिनेटली यू नीड टू लर्न द ईयर फॉर दिस। ओके, ये आपका आया था बच्चे 2013 में आपका आया था बाय योर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे उन्होंने आपकी जो थी पॉवर्टी और जो हंगर था उसको कम करने के लिए कंट्री के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को लाया गया था इन द ईयर 2013। ओके, मीन्स 2013। ठीक है, okay, Tripura is also okay, Pragya, thank you so much. Okay, Tripura is also there. Chalo, moving to the next one bachche, that is your India is the largest producer of what? Okay, India बच्चे आपका मिल्क में डेफिनेटली यस। ठीक है, वैसे डेनमार्क की गाय बहुत फेमस है बट इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है, अमूल ने बहुत बड़ा बच्चे रिवॉल्यूशन लाया है हमारे मिल्क सेक्टर में। ओके, देन वी हैव पल्सेस, यस इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जूट, यस द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर फॉर अस इज योर बांग्लादेश बच्चे। ठीक है, बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है फॉर द जूट। ओके, राइस में बच्चे इंडिया सेकंड नंबर पर है, व्हीट में भी इंडिया सेकंड नंबर पर है। तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा है आपका? चाइना। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इंडिया आपके मिल्क, पल्स और जूट तीनों में 2020 के अकॉर्डिंग सबसे largest producing country है। apart from that in the rice and wheat India is the second largest. Okay, चलो moving to the next question, that is a question number 97. which is a measure of industrial production in India? बच्चे again you need to learn for this one, right? industrial production of India में कौन करता है? definitely बच्चे industrial production है तो measurement क्या होगा? the index of industrial production, right? वेरी सिंपल वन, आपको जस्ट डायरेक्टली इसी से पता चल जाएगा चीजों का कि किसका क्या है। बच्चे सेकेंडरी में बहुत सारी चीजें आती हैं। सेकेंडरी इज नॉट ओनली अबाउट द इंडस्ट्रीज। ओके, नॉन परफॉर्मिंग, हाउ कैन यू से दैट द इंडस्ट्री इज अ नॉन परफॉर्मिंग सेक्टर? इट इज अ परफॉर्मिंग सेक्टर, राइट? डिसइन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली नो, इट रिक्वायर्स द इन्वेस्टमेंट। इंडस्ट्रीज में बच्चे इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज योर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। Okay, moving to the next question, that is your question number
98। ओके बच्चे, आपकी 1991 में बहुत फेमस हुआ था, राइट? ये आपकी पॉलिसीज जो थी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको बोला जाता था, वेरी मच मोर फेमस, जिसको हम LPG भी कहते हैं, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज योर LPG। अमेलगमेशन बच्चे ये नहीं था, liberalization, privatization and globalization is the correct option. So here we have option number A, 1, 2 and 3, right? इंडिया के अंदर बच्चे बहुत मेजर तरीके से इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स आए थे, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आया था, जिसकी वजह से आपका क्या हुआ था, बिकॉज आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसके अंदर आपका LPG आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके चलो, ओके मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 99, राइट? ओके अब बच्चे, आपका हाईवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अगर आप थोड़ा सा करंट अफेयर से एक्टिव रहते हो बच्चे, तो आपको पता होना चाहिए, पहली बात तो हाईवे किसके अंडर में आता है बच्चे? हाईवे कभी भी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं होता है, ठीक है? हाईवे ऑल ओवर इंडिया का होता है, कोई स्टेट ये नहीं कह सकते कि ये हाईवे मेरा है। उस स्टेट से बच्चे हाईवे जरूर जाता है, डेफिनेटली, बिकॉज द स्टेट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, सो हाईवे उसमें से जाएगा, बट हाईवे पे कभी भी अपना स्टेट कंट्रोल नहीं कर सकती है। हाईवे पे जो आपका टोल टैक्स होता है ना बच्चे, जो आपका टोल टैक्स होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। क्यों जाता है? बिकॉज बच्चे, हाईवे आपकी इंडिया का पार्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट है। आपने सुना होगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, व्हाई इट इज नॉट सेड द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट? इंडिया बोलते हैं, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं यहाँ पे तो, राइट? वैसे इस बच्ची ने आंसर सही लिखा है, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड यू ऑल्सो नो द नेशनल हाईवे मिनिस्टर जो हमारे कंट्री के हैं, हाईवे मिनिस्टर कौन है? वो नितिन गडकरी, राइट? हाईवे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है। So the highway is the responsibility of the central government, not the state one. Okay, चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 100। ओके सो वी कम विद द लास्ट क्वेश्चन। इट टॉक्स अबाउट आपका बच्चे, जो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट है, नॉट ओनली इंडिया, आपकी एशिया की सबसे लार्जेस्ट पाइपलाइन जो है, दैट इज योर HVJ पाइपलाइन। HVJ हजारी विजयनगर है बच्चे शायद से, और जगदीशपुर, ठीक है? ये 3 पाइपलाइन है आपकी, बेसिकली 3 जगहें हैं आपकी, जो कि आपके गुजरात से मध्य प्रदेश होते हुए यूपी में जगदीशपुर में आती है। HVJ हजारीबाग, विजयनगर एंड योर जगदीशपुर। बच्चे आई जस्ट होप दैट इट्स विजयनगर ही है इसका वी वाले का आंसर, बट जे फॉर योर जगदीशपुर एंड योर हजारीबाग, ये तीनों बच्चे आपकी गैस पाइपलाइन है। ओके इट इज अ गैस पाइपलाइन, सो द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, इट इज अ गैस पाइपलाइन। HVJ गैस पाइपलाइन भी इसे हम कहते हैं। ओके एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑफ एशिया, सॉरी नॉट द लार्जेस्ट बट बच्चे लॉन्गेस्ट है, ओके एशिया के अंदर की। ओके आई होप आपको बच्चे जो एक्सप्लेनेशन है वो प्रॉपरली समझ में आए हुए होंगे। ओके सो बाय दिस वन वी हैव एंड द क्वेश्चन पेपर फॉर द क्लास फॉर योर एग्जामिनेशन PGT। ओके एंड आई विश यू बच्चे द वेरी बेस्ट। आई होप कि आंसर आपके फेवर में ही आए और मार्क्स आपके फेवर में आए, रिजल्ट आपके फेवर में आए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज हमें अल्टीमेटली जॉब चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव, है ना? सो आई जस्ट होप कि ऑन एंड, और बच्चे लाइक काफी स्टूडेंट्स, देयर आर नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हु आस्क मी मैम कितना एवरेज कट ऑफ जा सकता है? बच्चे एवरेज कट ऑफ कभी भी क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे नहीं जाता, आप ये बात कभी मत बोलना, ठीक है? जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसके बेसिस पे कभी भी आपकी कट ऑफ नहीं जाती है। कट ऑफ आपकी जाती है स्टूडेंट ने, कितने स्टूडेंट्स ने कितना अटेम्प्ट करा है और सही अटेम्प्ट करा है। क्वेश्चन आपके 100 के होते हैं, उसमें कट ऑफ 80 की भी जा सकती है, कट ऑफ 60 की भी जा सकती है और कट ऑफ 50 की भी जा सकती है, बिकॉज डिपेंड करता है कि बच्चों ने सही कितना करा है। ओके सो अकॉर्डिंग टू थ्रू द पेपर विच आई हैव सीन, मुझे जहां तक लग रहा है दैट द कट ऑफ विल बी अराउंड, इट कुड बी ऑफ 68 और 75 समथिंग बच्चे। ओके 75 तो आप लोग एटलीस्ट मान के चलो, बिकॉज आई थिंक दैट इट गोना बी द कट ऑफ फॉर दिस, बिकॉज इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं था। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो, इफ देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग, तो आई थिंक बच्चे 65 वुड बी दिस वन, बट अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है बच्चे, तो आई थिंक 75 तक जा सकता है शायद से, मोर और लेस आपका। ओके बट डोंट गो विद माई कट ऑफ ऑल्सो, बिकॉज बच्चे लाइक आई हैव गो थ्रू विद द क्वेश्चन पेपर। ओके
तो मेरे को क्वेश्चन पेपर ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगा, बट हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सर्टेन क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे, नो डाउट। ओके, और कुछ क्वेश्चंस में आपकी इंटेलिजेंसी का वो बात थी कि आपने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना लगाया है। ठीक है, उस एग्जामिनेशन में बैठ के जो हम अपना दिमाग लगाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस टाइम पे। सो उसके बेसिस व्हाट आई थिंक इज द 65 वुड बी द वन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट द रेस्ट इज डेफिनेटली डिपेंड ऑन द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, कि बच्चों ने कितना सही किया है। राइट, so I wish you the very best, students, for your future. This is end of your particular question paper discussion, and tomorrow we will continue with the urban patterns. Okay, thank you so much, students, for taking the class. If there is any kind of doubt, you can ask me. Apart from that, I will end the discussion video over here. Okay. Okay, so there is no such doubt. Chalo, okay, students, then I'm ending the class. Thank you so much for taking it. Thank you. Good night.